हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पर सेकंड लास्ट लेक्चर कॉस्टिंग का कवर करेंगे, जो कि आपके फेज 2 में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर 20 एमसीक्यूज। सो पहला क्वेश्चन क्या है? एक फैक्ट्री है जिसकी बजटेड कैपेसिटी 4000 आवर्स पर मंथ है। ओके, दैट इज वेरी गुड। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 2 आवर्स। और किसी पर्टिकुलर मंथ में जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर 3800 आवर्स काम करती है और प्रोड्यूस करती है 2000 यूनिट्स। यू हैव टू टेल कि यहाँ पर आपका एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या दिखता है? देखो, एफिशिएंसी रेशियो यहाँ पर देखता है कि आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, हाउ मच एफिशिएंट यू आर। और ये हम किस चीज के अगेंस्ट देख रहे हैं? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि हमारे पास में कितने एक्चुअल आवर्स हमने काम करा और कितना हमें करना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालोगे? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस आपकी कितनी है? यहाँ पर 2000 यूनिट्स हैं। और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको कितना लगना चाहिए था? यहाँ पर आपके पास में 2 आवर्स पर यूनिट लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है ना हमें, 2 आवर्स यहाँ पर लगने चाहिए 1 यूनिट के लिए। फाइन। तो ये हमारे लिए 2000 यूनिट्स 2 आवर पर यूनिट के अकॉर्डिंग हो गया 4000 आवर्स। वेरी गुड। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100 करते हैं। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 4000 अपॉन 3800 इंटू 100। तो ये आपका क्या बन गया? 10526 इंटू 100, मीनिंग 105.26। ओके, तो मुझे आंसर याद हो गया था क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ओके, तो एफिशिएंसी रेशियो हमारे लिए क्या बताता है? ये बताता है कि 105.26% हमारे पास में फैक्ट्री जो है वो ज्यादा एफिशिएंट थी, ज्यादा बेटर काम कर रही थी। और वर्कर्स ने यहाँ पर 4000 स्टैंडर्ड आवर्स का जो आउटपुट था वो केवल 3800 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। तो उन्होंने फास्टर काम किया होगा देन एक्सपेक्टेड। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पर एक दो रेशियोज और पढ़ लेते हैं। एक होता है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? हमारे पास में एक्चुअल कितना काम हुआ अपॉन हमारा बजट कितने का था कि हमारे पास कितने काम होगा। तो यहाँ पर 3800 आवर्स में हमने काम कर लिया, जो कि यूजुअली 4000 आवर्स में काम होता। ठीक है। और एक होता है एक्टिविटी या फिर वॉल्यूम रेशियो। ये कैसे निकालते हैं? तो स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितने हैं अपॉन बजटेड आवर्स आपके पास कितने हैं इनटू 100। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूले अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, इररेस्पेक्टिव कि आपने हमारा कोर्स लिया है या नहीं लिया है। यूजिंग द सेम डाटा जैसा क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, बजटेड कैपेसिटी 4000 आवर्स, एक्चुअल आउटपुट 200 यूनिट्स 2 घंटे में, व्हाट इज द एक्टिविटी रेशियो। तो अभी मैंने समझाया था कि एक्टिविटी रेशियो हमें कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास कितने लगते हैं और हमारे पास में बजटेड आवर्स कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इन्होंने दिया है कि आपको सेम डेटा हम दे रहे हैं कि जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो 2000 यूनिट्स आपने 2 घंटे में बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2000 यूनिट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 आंसर आ जाएगा। और बजटेड आवर्स कितने थे? अगेन 4000 ही थे। तो ये हमारा आंसर कितना बन गया? 100% बन गया। तो एक एक्टिविटी रेशियो अगर 100% है तो इसका क्या मतलब हुआ कि फैक्ट्री ने एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करा है जितना कि उनका बजटेड था, जितना प्लान्ड था। ठीक है, रिगार्डलेस कि कितने घंटे काम करा। तो ये हमारा एफिशिएंसी रेशियो से कैसे अलग हुआ? यहाँ पर हमने ये देखा एफिशिएंसी में कि हमने कितना जल्दी काम करा, राइट। लेकिन प्रोडक्शन जो था, जो वॉल्यूम हुई, जो आउटपुट आया,
आउटपुट तो सेम है इन नंबर्स इन क्वांटिटी, बट टाइम कम लगा। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द की बजट रेशियो? एक्टिविटी रेशियो इज एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैलेंडर। एफिशिएंसी, इसको एक बार अपने आप से ना प्लीज देख लो, मेरा थोड़ा गला खराब है ऑप्शंस को। एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो इनटू कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो इनटू एक्टिविटी रेशियो, या फिर कैलेंडर रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो इनटू कैपेसिटी। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? देखो इसे कैसे बनाएंगे हम। तो हमारे पास में यहाँ पर हमें देखना होता है कि हमारा एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है, इनटू हमारा कैपेसिटी रेशियो क्या बनेगा? एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। और कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो जब मैंने एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल आवर्स से काटा तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स बचे, और ये किसके बराबर होते हैं? एक्टिविटी रेशियो के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। कैपेसिटी का क्या मतलब है? हाउ मच टाइम यू आर एक्चुअली पुटिंग इन। एफिशिएंसी का मतलब है हाउ हार्ड यू हैव वर्क ड्यूरिंग द टाइम, और एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर हाउ मच प्रोडक्शन यू हैव डन। तो कैलेंडर वेरिएंस अगर हमारे पास में इन्वॉल्व होता तो एक्टिविटी क्या होती? एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी इनटू कैलेंडर। आगे देखेंगे इसके बारे में भी। एक कंपनी ऑपरेट करती है 60% कैपेसिटी में, जिसमें की टोटल कॉस्ट इसकी 60,000 रुपीज है। 50% कैपेसिटी पर जो कॉस्ट है वो 55,000 है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी? इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर हमें लेकर चलना होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेमी वेरिएबल बोला गया है तो हमें ये पता है कि एक फिक्स्ड कंपोनेंट होगा जो कि सेम रहेगा, और एक वेरिएबल कंपोनेंट होगा जो एक्टिविटी के साथ चेंज होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स में डिफरेंटली मतलब डिफरेंटली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पहला लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट लेने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर 1% चेक करेंगे, जिसमें कि हमारे पास में हमें ये देखना है कि कितना हमारा कॉस्ट में चेंज आता है जब हमारी 1% कैपेसिटी चेंज होती है। तो डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन कैपेसिटी। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे आप? कॉस्ट आपकी पहले कितनी लग रही थी? 60,000 की। अब कितनी लग रही है यहाँ पर? 55,000 की। पहले आपकी कैपेसिटी कितनी थी? 60%। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है? 50%। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि आपके पास में 5,000 का डिफरेंस है और 10% का कैपेसिटी में चेंज है। अकॉर्डिंगली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 500 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट है पर 1%, है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से ये निकल आएगा। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें? नेक्स्ट निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? तो जो वेरिएबल कॉस्ट थी उसको अब आप यहाँ पर ओरिजिनल सिनेरियो में क्या कर रहे हो? वापस लगाओगे। देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट उन्होंने 60,000 दे रखी थी, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने हमसे बोली है कि 1% पर 50 होगी, राइट? तो यहाँ पर सॉरी 500 होगी। तो अब हम क्या करेंगे? 60% पर अगर हमारे पास में 500 है, राइट, 60% कैपेसिटी में 500 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास 500% पर 1 यूनिट, 500 रुपीज पर 1 यूनिट 1% था। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको निकालेंगे। थोड़ा बोलने में कभी कभी फंबल हो जाता है, सॉरी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 60,000 माइनस ये 30,000 हो गया, तो 60 माइनस 30K दैट इज आपका 30K। अब हमारे पास में यहाँ पर अगर हम
टोटल कैपेसिटी निकालते हैं 80% पर, तो वो कैसे निकलेगी? टोटल कैपेसिटी अगर 80% पर निकालनी है टोटल कॉस्ट अगर 80% पर निकालनी है 80% कैपेसिटी पर, तो वो कैसे निकलेगी? हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कैपेसिटी इनटू वेरिएबल रेट, ठीक है। अब कितनी फिक्स्ड कॉस्ट आई? 30,000 आई। कैपेसिटी 80% है। वेरिएबल रेट अगेन हर 1% पर 500 है, तो ये हमारे पास में आंसर आएगा 70,000। सो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर 1%, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा, फिर इसके बाद में टोटल कॉस्ट मुझे निकालनी है 80% कैपेसिटी पर, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ पर 80% की कैपेसिटी में आपको निकालनी होगी। ओके, क्लियर है इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन पर पहुंच गए क्या? ओके, ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। सॉरी, देखो फिक्स्ड बजट हमारे पास होता है, तो यहाँ पर हमने इतना टाइम के साथ में चेंज किया, और फ्लेक्सिबल में हम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल में जैसे जैसे यहाँ पर ये तो हमारे क्या है, 1 साल का बजट बनाया तो 1 साल तक हमारा ये फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबल में अगर करेंट चेंजेस कुछ आ जाते हैं तो थोड़े से हम यहाँ पर चेंजेस भी ला सकते हैं, ये रिजिड नहीं है स्ट्रक्चर में। ओके, ये आपका कैसा है? रिजिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग व्हाट आर डिसीजन पैकेजेस? तो फाइनल बजट approved by the board documents identifying and describing specific activities or functions to be evaluated and ranked, the package of incentives given to managers for meeting targets, the software used for budgeting, the variance reports। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है? हम मानकर चलते हैं कि पहले हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग के मेथड के अकॉर्डिंग हमने कभी कोई बजट नहीं बनाया। अब बिल्कुल बेस जीरो लेकर चलते हैं कि हम लोग अगर पहली बार काम कर रहे होते तो क्या क्या नए इनोवेशन लाते, कहाँ पर हमारे फालतू खर्चे हो रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जो डिसीजन पैकेज है वो यहाँ पर एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल बजटिंग की तरह नहीं जा रहे, उसमें क्या होता है? उसमें हम एक परसेंटेज लास्ट ईयर के नंबर्स में ऐड कर देते हैं। जैसे इस साल मेरा रिवेन्यू 10,000 रुपए का हुआ, तो अगले साल यहाँ पर मैं 50% अपना रिवेन्यू बढ़ा दूंगी, तो ये 15,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, राइट? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को डिस्क्रीट पैकेजेस में डिवाइड करेंगे, और डिसीजन पैकेज यहाँ पर एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट होता है। वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि किस तरीके से हर एक एक्टिविटी को आइसोलेशन में लो। मीनिंग सेल्स के लिए आपको मार्केटिंग का नहीं देखना है, और मार्केटिंग के लिए आपको प्रोडक्शन पर नहीं ध्यान देना। आपको अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने पैकेजेस को देखना होगा, और तब आप यहाँ पर डिसीजंस लोगे। तो आप क्या करते हैं? आप एक एक्टिविटी देखते हैं कि भाई क्या काम हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन। पर्पस या गोल देखते हैं कि व्हाई वी आर डूइंग इट, ठीक है, व्हाट, व्हाई। फिर हम ये देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट हमारी कितनी जा रही है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, अगर ये अप्रूवल नहीं मिला तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई चीपर ऑल्टरनेटिव हमारे पास है या नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है? इस तरीके से हमारे पास डिसीजन पैकेज होता है। तो डिसीजन पैकेज क्या हो गया? यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो कि आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज, फंक्शंस जिनको हमें इवेलुएट और रैंक करना होता है। आ गया समझ में? तो रैंक यहाँ पर क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हम डिसीजन पैकेजेस में जब टर्न करते हैं तो यहाँ पर मैनेजमेंट उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक करते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेक करेंगे। तो कुछ असेंशियल पैकेजेस होते हैं, जैसे अगर कोई बैंक है तो रेगुलेटरी पैकेजेस उसके लिए जरूरी है,
और कुछ डिस्क्रिशनरी होते हैं कि भाई टीम को ऑफ साइट यहाँ पर हमने लोअर रैंक दे दी। तो जब मनी हमारी खत्म हो रही होती है तो फंडिंग अगर रुक गई ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पर कट ऑफ लाइन से अलग हमारे बजट के अंडर आ रही थी चीजें, उनको हम हटा देते हैं, जो डिस्क्रिशनरी वाले में नॉट सो इम्पोर्टेंट हमें लगा। तो हर एक एक्टिविटी को हमने डिसीजन पैकेजेस में डिवाइड करा। ये पैसेजेस बताएंगे एक्टिविटी, इसकी कॉस्ट, इसके बेनिफिट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम नहीं करते हैं, और मैनेजमेंट इनको रैंक करता है और सोर्सेज अलोकेट करता है स्क्रैच से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। बजटेड सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्शन बजट निकालना है। सॉरी मेरे को सोल्यूशन थोड़ा गलती से उस पर क्लिक हो गया था। देखो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्शन कैसे पता करेंगे, हमारे पास में बजटेड सेल्स कितनी है, ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, माइनस, एक सेकेंड दोबारा लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है कि कितनी यूनिट्स हमें चाहिए। तो हमारे पास में बजटेड सेल्स कितनी है, 10,000 यूनिट्स की। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास में, 2,000 यूनिट्स का। टोटल कितना हुआ, 12,000 यूनिट्स। और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था 1,500 का। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 10,500 यूनिट्स। आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमें कस्टमर को बेचने के लिए 10,000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2,000 यूनिट्स ऐसी भी होंगी जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होनी चाहिए, क्योंकि शेल्फ पर भी हम कुछ सामान तो रख कर ही रखते हैं ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल खाली कर देते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हमने समझा कि अच्छा हमें 12,000 यूनिट्स की जरूरत है, जिसमें से 1,500 यूनिट्स हमें पहले से मिली हुई हैं। तो अब हमें केवल यहाँ पर कितना प्रोडक्शन करना है, 10,500 यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बजट हम प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट और सर्व करता है ये फाउंडेशन के लिए फॉर अदर बजट्स व्हेन डिमांड इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर। पहले तो ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है, इसको हम की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर। तो हमारे पास में क्या रिसोर्सेज या कंडीशंस अवेलेबल हैं जो कि हमारी एक्टिविटी लेवल को लिमिट कर सकती हैं, रोक सकती हैं। हमें एक बजट बनाना होता है अपने लिमिटिंग फैक्टर का पहले, ताकि हमें ये पता चल पाए कि भाई कहाँ पर हमारी सीलिंग लग रही है, ठीक है, कहाँ पर हमें रुकना होगा, कहाँ पर एक कैप लग गया है। तो जब कस्टमर डिमांड अगर मान लो एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले तो सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर हमारे पास में मटेरियल या जो रॉ मटेरियल हो गया ना, या फिर लेबर बजट होगा, और देन कैश और मास्टर बजट, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा बजट आप सबसे पहले बना रहे हो। तो सबसे पहले हम सेल्स बजट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लिमिटिंग फैक्टर मान लो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती, तो ऐसे में हमें अगर मान लो केवल 1,000 केजी का ही स्टील जो था इंपोर्ट कर सकते थे, तो हम प्रोडक्शन बजट के साथ स्टार्ट करते, डिपेंडिंग कि हमारे पास यहाँ पर कितना अवेलेबल मटेरियल है, हम देखते हैं कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना सेल्स बजट बनाते। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर डिमांड क्या है, वो हमारी प्रिंसिपल बजट फैक्टर है। तो डिमांड को यहाँ पर हम ध्यान में रखते हुए अगर बनाएंगे, तो डिमांड को अगर ध्यान में रखना है तो आपके पास में सेल्स बजट पहले आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिमांड मेरी लिमिटिंग बजट थी, इसलिए डिमांड को देखा मैंने। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जैसे समझाया मैंने कि अगर डिमांड है आपके पास में लिमिटिंग फैक्टर, तो आप सेल्स के अकॉर्डिंग जाओगे, और अगर आपके पास में लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल है, तो आप किसके साथ जा रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर प्रोडक्शन बजट के साथ जाओगे। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर प्रायोरिटी डिटरमिन करता है। तो डिमांड अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो सेल्स बजट हम पहले बनाएंगे, बाकी सब इसके बाद बनते हैं। एक मास्टर बजट क्या होता है, खुद बताओ आप, यहाँ पर इसके ऑप्शंस आप एक बार रीड कर सकते हो। एक समरी बजट जो कि इनकॉर्पोरेट करेगा सभी फंक्शनल बजट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट।
तो मास्टर बजट एक फाइनल कंसोलिडेटेड प्लान है, फाइनल कंसोलिडेटेड प्लान है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फंक्शनल बजट जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इनको हम एक साथ रखेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाएंगे। तो ट्रांसलेट करते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट हमारी बन जाती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर बात की जाए फाइनेंशियल बजट्स की, तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं इनफ्लोस के ऊपर, आउटफ्लो के ऊपर हमारे कैश का। आउटफ्लो इनफ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है आपकी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए, तो ये हमारे कैश बजट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और बजटेड बैलेंस शीट के लिए। आगे समझ में? तो मास्टर बजट में तो हम सब कुछ लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास में स्टैंडर्ड मास्टर बजट में ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट दो चीजें आपकी रहती हैं। आगे समझ में? अच्छा, एक बजट जो कि हमारे टॉप मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस के लिए होता है वो क्या होगा आपका? फंक्शनल या डिपार्टमेंटल बजट हो सकता है। एक बजट जो कि स्ट्रिक्टली प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट के लिए है तो प्रोडक्शन बजट हो सकता है। एक बजट जो कि केवल गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो ऐसा तो कोई बजट यहाँ पर हमारा यूनियन बजट ही आता है जो भी आएगा 1 फरवरी को। ए बजट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो कौन सा हो गया? फिक्स्ड बजट हो गया। चलो नेक्स्ट जाते हैं। कैलकुलेट द कैलेंडर रेशियो, बजटेड वर्किंग डेज, एक्चुअल वर्किंग डेज, बजटेड आवर्स। अब कैलेंडर रेशियो यहाँ पर क्या होता है? देखो, ये बताता है कि जो पर्टिकुलर फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर कितना टाइम काम कर रही है। तो हमने कुछ ओरिजिनली प्लान किया होगा तो वो उससे ज्यादा या उससे कम काम करेगी। तो यूजुअली यहाँ पर एक हायर कैपेसिटी रेशियो या एक लोअर कैपेसिटी रेशियो ये हमें बताती है। तो अगर हमें कैलेंडर रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, अपॉन बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं। बजटेड वर्किंग डेज कितने थे हमारे? 22 थे। एक्चुअल वर्किंग डेज हमारे कितने हैं यहाँ पर? अच्छा सॉरी, बजटेड वर्किंग डेज हमारे 20 हैं, एक्चुअल बजटेड डेज हमारे 22 हैं। अब हमारे पास इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारा डेटा जो दे रखा है उसको यूज करना है ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, एग्जाम में देंगे फालतू का डेटा, डजंट मीन दैट यू हैव टू यूज एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार फालतू डेटा दे रखा है, कहीं पर हो सकता है नहीं भी यूज हो रहा हो, कहीं पर हो सकता है यूज हो रहा हो। Which of the following best describes a rolling budget or a continuous budget? क्या होता है रोलिंग बजट या फिर कॉन्टिन्यूस बजट, खुद बताओ। एक डायनेमिक प्लानिंग टूल होता है जिसमें कि हम हर साल एक बजट नहीं बना रहे, ठीक है, यहाँ पर रेदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि एक फुल फोरकास्ट हमें तैयार होकर मिले। तो एक काम देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक बजट बनाया जो कि जनवरी से लेकर आपका दिसंबर 2025 तक का था। अब जैसे ही यहाँ पर जनवरी 2025 आपकी खत्म होती है, अब आप इसको एंड कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। अब ये आपके लिए हिस्ट्री हो गई। और यहाँ पर साइमल्टेनियसली जनवरी 2026 को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपके पास में एक 12 महीने का बजट होगा। अब कौन सा होगा? फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका रोलिंग बजट, जहां पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऐसा बजट तैयार कर रहे हैं जहां एक मंथ या क्वार्टर एक्सपायर होता है तो एक नया उसमें ऐड कर देते हैं। तो जो टाइम होराइजन है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। की बेनिफिट क्या है इसके? तो सबसे पहले तो रेलेवेंस बनी रहती है, अपडेटेड है ये लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन के साथ में, तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा और लॉन्ग टर्म व्यू देता है। मैनेजर्स को कॉन्स्टेंटली यहाँ पर 12 महीने आगे की चीजों को सोचना होता है, फोरकास्ट करना होता है और फोकस करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कैश बजट इज क्लासिफाइड एज द फंक्शनल, मास्टर, सेल्स, ऑपरेशनल और फिक्स बजट। तो हमारे पास में दो तरह के बजट होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है मास्टर। मास्टर हम पढ़ चुके हैं। फंक्शनल बजट कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बनते हैं, जैसे कि आपके पास सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट,
ठीक है, मटेरियल बजट, कैश बजट, तो ये हमारे क्यों हैं, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फंक्शन के लिए बनते हैं, तो हम इनको बोलते हैं यहाँ पर फंक्शनल बजट। और मास्टर बजट क्या है, समरी बजट है जो कि सारे फंक्शनल बजट्स को अपने अंदर समा लेता है, मीनिंग इट इज एक्चुअली कंसोलिडेटिंग ऑल द फंक्शनल बजट्स टू प्रेजेंट द ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर। ओके, सो अगर हम बात करें, ऑल्दो जो कैश बजट है वो एक फाइनेंशियल बजट की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल में फिर एसेट्स और लायबिलिटीज ये सब भी आ जाती हैं, तो आप उसको समझने के लिए कैश में रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रखोगे। ऑपरेशनल बजट मैंने आपको बताया ही था, हमारे बजट जहां पर हमें इनकम स्टेटमेंट डालनी है, जैसे कितना सेल्स किया था, कितना प्रोडक्शन किया, क्या एक्सपेंसेस हुए, है ना। और यहाँ पर फिक्स बजट कौन सा होता है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ, बजटरी स्लैक क्या होता है, व्हाट इज द बजटरी स्लैक। तो इंटेंशनल ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस और अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज बाय मैनेजर्स, मतलब देखो इसको एक और टर्म दी जाती है बजटरी स्लैक को, क्या लिखा हमने, पैडलिंग द बजट, मतलब जब यहाँ पर एक मैनेजर डेलिबरेटली एक ऐसा बजट बनाता है जो कि आसान है अचीव करना, ठीक है, देन देयर ऑनेस्ट फोरकास्ट, मुझे पता है हम यहाँ पर अगर सेल्स अच्छे से करना चाहें अपनी तो 5 लाख रुपए की कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेलिबरेटली केवल 3 लाख रुपए लिखा क्योंकि 3 लाख तो एनी हाउ हो ही जाएगी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बजटरी सिलेक्ट किया। तो ये काम कैसे करती है, अगर मान लो कोई सेल्स मैनेजर है, वो ये मानते हैं कि भाई 10,000 यूनिट जो हैं वो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन बजट उन्होंने केवल 9,000 यूनिट्स के लिए दिया और बेची उन्होंने 9,500 यूनिट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हीरो बनेंगे वो कि बजट को उन्होंने बीट कर दिया, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, उन्होंने बोला कि भाई एक काम को करने में 10 लाख रुपए लगेंगे, लगाए उन्होंने केवल लेटेस्ट से 9.5 लाख रुपए, तो हो जाएगा कि भाई बजट से भी कम पैसे में काम कर कर दे दिया। आ गया समझ में, तो यहाँ पर जो इनएफिशिएंसीज हैं वो कवर हो जाती हैं। अब मैनेजर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल चाहिए, यहाँ पर अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया तो उससे खुद की हैजिंग कर लेते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और रिसोर्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पैडिंग बजट भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे मैनेजर्स डेलिबरेटली इजियर टारगेट्स अपने रख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिर से गलत कर दिया क्या, हाँ देखो, मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, टारगेट दिया है क्लोजिंग स्टॉक के लिए कितना होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल ऑन ऑर्डर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब क्या करोगे, यहाँ पर आपको मटेरियल परचेज बजट निकालना है। तो मटेरियल परचेज बजट निकालने के लिए हमको यहाँ पर पहले एक शॉर्टकट से समझा देती हूँ, फिर हम इसको एक प्रॉपर मेथड से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखें कि आपकी नीड्स क्या है, नीड्स में प्रोडक्शन यहाँ पर मुझे कितना होगा, 5,000 kg का, क्लोजिंग फिजिकल स्टॉक कितना चाहिए, 1,000 kg का, और क्लोजिंग ऑर्डर्स कितने रहेंगे, 30 kg के, तो ये हो गया 6,300। एग्जिस्ट कितना कर रहा है, ओपनिंग फिजिकल स्टॉक कितना है मेरे पास में, यहाँ पर 800 kg, ओपनिंग ऑर्डर्स मेरे पास कितने हैं, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, 800 के साथ में ओपनिंग ऑर्डर्स 200 जो है वो आप लेकर चलोगे, ठीक है। और यहाँ पर ही आपका कितना बन गया, 1000 बन गया। इसके बाद परचेजेस हमें कितनी करनी है, 66,300 माइनस 1000, तो ये हो गया 5,300 kg। आ गया समझ में। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें कुछ दो चीजें याद रखनी है, क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर फिजिकल या फिर ऑन ऑर्डर अगर हैं तो उन्हें ऐड करो, क्योंकि आपको अचीव करने हैं, और ओपनिंग बैलेंस जो कि यहाँ पर फिजिकल या ऑन ऑर्डर कुछ भी होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी उनको या तो अपने पास रखते हो या वो आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट वे में समझा देती हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन कितना है 5000 केजी। टारगेट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000 केजी। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 800 केजी। तो यहाँ पर जो रिसिप्ट हमें चाहिए सप्लायर से वो कितनी चाहिए 5200 केजी की चाहिए, राइट। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे 6000 में से 800 गए ना, हाँ करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है ऑन ऑर्डर पाइपलाइन को। तो क्योंकि हर एक चीज तुरंत तो हमारे पास आती नहीं है, तो कुछ चीजें हमारी ऑन ऑर्डर पाइपलाइन में चलती हैं, मीनिंग हम उन्हें रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 5200 इतनी तो हमें चाहिए, और क्लोजिंग मटेरियल ऑन ऑर्डर हमारे पास में 300 किलो का है, और यहाँ पर जो ओपनिंग मटेरियल ऑन ऑर्डर है वो 200 केजीज का है। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल जो मटेरियल परचेज बजट बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 200 में से 200 चलेगा 5300 केजी का। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फिजिकल स्टॉक है हमारे पास वो कितना है, फिर हमारे पास ऑन ऑर्डर कितना स्टॉक है, और इसके थ्रू हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेंगे। आगे समझ में। तो मटेरियल परचेज बजट हमारा आंसर आ जाएगा 5300। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, और थोड़ा भरोसा रखा करो, मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी गलत कराती हूँ, ऐसा एक कोई क्वेश्चन हो जाता है कभी, मतलब मैं इतने सारे वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत गया है, बिल्कुल भरोसा ही नहीं रखते हो, ऐसे कमेंट करते हो ना कि मैंने गलत पढ़ा दिया। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ाऊंगी। मैं खुद भी फाइल को 2 बार चेक कर लेती हूँ, वो बोलने में एक बार एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था, बाकी थोड़ा भरोसा रखो यार। चलो, विच बजट इज designed to remain unchanged regardless of the level of activity actually attained। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा ऐसा बजट है जो कि अनचेंज रहेगा रिगार्डलेस कि यहाँ पर हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड क्या है। तो ये होता है फिक्स्ड बजट, जिसको हम स्टैटिक बजट भी प्यार से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको सिंगल स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाते हैं, और एक बार हमने इसको सेट कर लिया फिर तो हम यहाँ पर एक बार हमने अपनी कमिटमेंट दे दी, फिर तो हम किसी की भी नहीं सुनते, अपनी भी नहीं सुनते, और थोड़ा गंदी लैंग्वेज में मैं बात नहीं करूंगी। तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स टर्न आउट टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज प्लान्ड। अब यहाँ पर रिजिडिटी में आप अज्यूम करते हैं कि जो कंडीशन थी वो आपकी स्टैटिक रहती है। अगर एक कंपनी बजट कर रही है यहाँ पर 10,000 यूनिट्स के लिए, बट एक्चुअली प्रोडक्शन करा इसने 15,000 का, तो फिक्स्ड बजट यहाँ पर आपकी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या लेबर जो है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है ताकि हायर वैल्यू हम दिखा पाए, वॉल्यूम दिखा पाए। लिमिटेड कंपैरिजन होता है तो हम इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट हमारे एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर और फिक्स बजट हमारी डिफरेंट लेवल्स पर हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, राइट। ये हमारे मोस्ट इफेक्टिव कब होते हैं, जब एक्टिविटी लेवल्स हाईली प्रेडिक्टेबल होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, जो कि प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर रही। तो एक फिक्स बजट हमारा कब बनता है, स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी जो कि एडजस्ट नहीं होती है। इवन इफ आउटपुट डिफर्स, इट इज जनरली यूजफुल इफ एक्चुअल एक्टिविटी क्लोजली मैचेस द प्रेडिक्टेड लेवल। In performance budgeting, the focus is primarily on objects of expenditure, outcome, results, physical targets achieved for the money spent, mathematical accuracy of the budget, cash flow only, historical cost। तो यहाँ पर हमारे पास में जो परफॉर्मेंस बजटिंग होती है उसमें हम ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग से, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बजट हमसे पूछता है कि हाउ मच मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन सैलरीज। परफॉर्मेंस बजट हमसे पूछता है कि क्या हमने एक्चुअली जो सैलरीज पे करी है किसी को उतना पैसे का काम करवा लिया इस इंसान से, ठीक है, बहुत शुद्ध हिंदी में। तो यहाँ पर ए परफॉर्मेंस बजट आस्क व्हाट डिड वी एक्चुअली अचीव विद दीज सैलरीज। तो की डिफरेंस क्या है, फोकस ऑन अचीवमेंट। यहाँ पर फाइनेंशियल इनपुट जो मनी है वो डायरेक्टली आपका फिजिकल आउटपुट के साथ कनेक्टेड होगा और आउटकम्स के साथ में कनेक्टेड होगा। अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर्स यहाँ पर अकाउंटेबल होते हैं फॉर मीटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स रेदर देन जस्ट स्टेइंग विद इन अ स्पेंडिंग लिमिट। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है कि हाउ एफिशिएंटली ये रिसोर्सेज को यूज कर रही है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बजट में क्या फोकस होता है,
इनपुट्स के ऊपर हम क्या खरीद रहे हैं, और लास्ट ईयर के बजट से हम देखते हैं चीजों को। जीरो बेस्ड बजटिंग में हम नेसेसिटी देखते हैं कि भाई हम खर्चा कर क्यों नहीं है, और जीरो हमारे पास में बेस होता है। परफॉर्मेंस में हम रिजल्ट्स देखते हैं कि हमने क्या अचीव करा, और स्पेसिफिक गोल्स और टारगेट्स हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। फ्लेक्सिबल में हमारे पास एक्टिविटी लेवल होती है, और यहाँ पर हम कॉस्ट बिहेवियर देखते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशियो या एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। दोनों सेम ही होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। दोनों सेम नहीं होते, थोड़ा डिफरेंस होता है मतलब, लेकिन हम दोनों को कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में केवल हम यहाँ पर स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशियो देखेंगे, अदरवाइज एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होगा, बजटेड आवर्स कितने हैं अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। तो बजटेड आवर्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, इन्होंने 2000 दे रखे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितने दे रखे हैं, 2500 दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80%, राइट। और 25 वो होता है ना 200 होता है, हाँ करेक्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पर, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो में कैसे निकालोगे, एक्चुअल आवर्स आपने कितने काम किया वर्क, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो एक्चुअल में तो मैंने केवल 1600 घंटे करा, मैक्सिमम पॉसिबल 2500 था, इनटू 100 कर दिया, इससे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर 64% जो है वो मेरी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका 80% होगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी के लिए, और अगर एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो भी आपसे पूछा जाता तो आंसर आपका 64% हो जाता, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया कि एक्चुअल क्या निकालते हैं। देखो एक्चुअल कैपेसिटी में हम ये देखते हैं कि टोटल अवेलेबल कैपेसिटी कितनी थी, और कितना हमने काम किया, और कितना हमने यूज किया, ठीक है। और स्टैंडर्ड कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कैपेसिटी में हम देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी का हमने कितना प्लान किया है यूज करने का। तो प्लान वर्सेस एक्चुअली यूज्ड, स्टैंडर्ड कैपेसिटी प्लान्ड हो गई, और एक्चुअल कैपेसिटी कितनी सच में यूज की है, ठीक है। अब आपका कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स, ठीक है। तो वो कितना बनता है 1600 अपॉन 2000। ये आपका क्या हो जाता है 80% हो जाता, जो ये बताता कि हमने अपने बजटेड आवर्स में कितना एक्चुअली काम किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an essential of a budget as per सीमा terminology? तो सीमा के अकॉर्डिंग, सीमा क्या है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, काफी लोग तो आप वहां से कर चुके होंगे क्लियर। एक बजट क्या होता है, बजट एक प्लान नहीं होता, एक गारंटी होता है। तो एक बजट यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो, ठीक है, और प्रॉफिट यहाँ पर अचीव करो, लेकिन ये इसको गारंटी नहीं कर रहा। एज जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इंटरनल इनएफिशिएंसीज। तो एसेंशियल जो होते हैं एक बजट के वो क्या क्या हैं, फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव, कि भाई यहाँ पर हमारे पास में इसको हमें नंबर्स में, हाउ मच अमाउंट, हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी आवर्स। फिर यहाँ पर हमारे पास में प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड इसको तैयार करना है, प्रोएक्टिव प्लानिंग टूल करनी है, यहाँ पर पीरियड शुरू होने से पहले पहले प्लानिंग हो जाती है। अटेन करना है ऑब्जेक्टिव, जो भी हमें गिवन ऑब्जेक्टिव है वो हमें अटेन करने में ये हेल्प करेगा, और मैनेजमेंट हमारा इसको अप्रूव कर कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास में बजट और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखो फोरकास्ट एक एस्टिमेट है कि क्या हो सकता है, और बजट एक फॉर्मल प्लानिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि वो क्या करना चाहती हैं। हाई लो मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर्स मेथड are techniques used to prepare the cash budget, segregate semi-variable costs for flexible budgeting, calculate zero-based budgeting rankings, audit the budget और set the sales price। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हमें एक फ्लेक्सिबल बजट क्रिएट करना है तो हमें पता होना चाहिए कितनी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है और कितनी हमारी वेरिएबल है।
कुछ यहाँ पर कॉस्ट हमारी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल्स होती हैं कि इनके पास एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल कंपोनेंट भी है। तो हाई लो मेथड या लीस्ट स्क्वायर मेथड मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि इन कॉस्ट को अलग अलग डिवाइड करते हैं। सो ये जो प्यारा सा हाई लो मेथड है, ये एक टेक्निक है जो कि हाईएस्ट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स बताता है और इनके करस्पॉन्डेंस क्या कॉस्ट हमारी लग सकती है, ताकि वेरिएबल रेट पर यूनिट मुझे पता चले और फिक्स्ड कॉस्ट पता चले टोटल। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है, ये थोड़ा एडवांस्ड है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, ज्यादा एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर हमें बताता है कि ऑल अवेलेबल डेटा पॉइंट्स पर हमें क्या यहाँ पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलेगी। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इन बजटरी कंट्रोल इम्प्लाइज। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक ऐसी फिलॉसफी होती है जो टाइम बचाती है, रिसोर्सेज बचाती है, फोकस करती है मैनेजमेंट की अटेंशन केवल उन्हीं एरियाज पर लगे जहां पर अगर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो सिग्निफिकेंटली पूरा का पूरा प्लान डिविएट हो जाएगा। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कोडिंग गलत कर दे, कोडिंग में परफॉर्मेंस खराब करे, तो पूरा का पूरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ कर सकता है ना। हमने देखा है ना, एक छोटा सा बग डाल देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने लिए एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, मैनेजमेंट एक टॉलरेंस लेवल सेट करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट करेंगे उस डिविएशन को। तो अगर एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे फॉल करते हैं विद इन दैट टॉलरेंस, तो प्रोसेस यहाँ पर इन कंट्रोल आ जाता है और कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्सेप्शंस को। तो अगर वेरिएंस हमारे थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया, मान लो मैंने एक वेरिएंस यहाँ पर ±5% का या लेटेस्ट एक नंबर 10,000 का लिया और इसी रेट के अंदर अंदर हमारे चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएंसेस आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो ये या तो एडवर्स होगा, मतलब कॉस्ट बहुत हाई लग गई, या फेवरेबल होगा कि यहाँ पर जैसे मान लो सेल्स है वो बहुत अच्छी हो गई, इतनी हमने सोची थी, तो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम फेवरेबल वेरिएंसेस को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमें समझना है, ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट ने बजट ही बहुत सस्ता सा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है बजटरी स्लैक हो गया, पढ़ाया था ना भी बजटरी स्लैक क्या होता है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चेंज होगा तो उसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना रेप्लिकेट कर लें और इंश्योर करें कि जो सेविंग्स थी वो यहाँ पर हमने कॉर्नर्स कट कर नहीं ली। मीनिंग कटिंग द कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, हमारी मटेरियल कॉस्ट हमने लो रखी और जो मटेरियल कॉस्ट थी वो लोअर रखने की वजह से उसकी यहाँ पर हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं हो, है ना। तो इसीलिए हमें MBE बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को शॉर्ट में MBE, इसको यूज करना होता है। और टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपने रूटीन डेटा में एफिशिएंसी देखते हैं और अगर कोई ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी तो केवल उसी पर नजर जाती है जहां पर इमीडिएट इंटरवेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अगर कैपेसिटी रेशियो है 120%, एफिशिएंसी रेशियो है 90%, तो एक्टिविटी रेशियो क्या होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी करवाया था। तो एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू ER इनटू CR। तो ER क्या है 90%, CR क्या है 120%, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 108% आ जाएगा, ठीक है ना। 12 9 108। तो यहाँ पर ये बन गया एक्टिविटी रेशियो। तो कैपेसिटी रेशियो का क्या मतलब हो गया कि भाई फैक्ट्री ने यहाँ पर 20% ज्यादा काम करा है देन यहाँ पर जो बजटेड था। एफिशिएंसी रेशियो अगर 90% है तो इसका मतलब हो गया कि हमारी जो वर्कफोर्स थी वो 10% स्लोअर थी देन स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन। और एक्टिविटी रेशियो हमारा आया 108%, इसका मतलब हो गया कि हमारे जो वर्कर्स थे वो थे तो लेस एफिशिएंट
लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम करा जिसकी वजह से जो टोटल आउटपुट था वो बजट से 8% ज्यादा आ गया। समझ में आ गया? फॉर्मूले याद रहेंगे आपको सारे? क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं आज आपने बताओ? एक्टिविटी रेशियो ER इंटू CR, एफिशिएंसी इंटू कैपेसिटी। एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। ये क्या हो गया आपका एफिशिएंसी रेशियो। फिर आया आपका CR, कैसे निकालोगे? एक्चुअल आवर्स आपने कितने काम करा और बजटेड आवर्स कितने थे इनटू 100। कैलेंडर रेशियो कैसे निकालोगे? एक्चुअल डेज कितने थे, ठीक है, और बजटेड डेज कितने थे इनटू 100। फिर यहाँ पर अगर प्रोडक्शन यूनिट्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और परचेज क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? प्रोडक्शन यूनिट्स परचेज क्वांटिटी, तो यूसेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ऑन ऑर्डर क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर जो रियल स्टॉक हमारे पास प्रेजेंट है दोनों लेकर चलेंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपका ऑन ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, तो वो आप लेकर चलोगे। आगे याद रहेगा अब? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक ही काम करना होता है, लाइक करना होता है। कभी कभी कमेंट भी करके बोल दिया करो, मैम बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा, एकदम मजा आ गया। ठीक है, साथ में सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पर आप RP Academy के बारे में बता सकते हैं। बाकी पढ़ाई करो, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एग्जाम क्लियर कर लो। मॉक्स लगाते रहना, मॉक्स को स्किप नहीं करना है। कोशिश करना जो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस अभी तक आपने नहीं की थी या जो वीक थे वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लो, और फेस 2 क्लियर कर कर इंटरव्यू दो और मुझे रिजल्ट शेयर करो। एंड यहाँ पर हम लोग आपके लिए फिर सेलिब्रेट करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।